आज हम करेंगे आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में, जहाँ पे हम रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस बताएंगे। जो बताता है हमें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस, किस पे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इसने। जो क्लॉज 2 है 19 का, उसमें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है 19 क्लॉज 1A में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमारे ये फ्रीडम है, इसकी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है क्लॉज 2 में। ये कौन लगाता है? बाय द स्टेट, बाय लॉ। तो इसने यहाँ पे जो ओपनिंग लाइन है वो ये कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट। ये एग्जिस्टिंग लॉ को, जो ऑलरेडी लॉ ऑपरेशन में है, उसको अफेक्ट नहीं करेगा हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। तो ये कौन कौन से ग्राउंड हैं? जैसे सोवरेनिटी ऑफ एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इन ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। तो अब धीरे धीरे वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो ग्राउंड्स बताए गए हैं, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, ये वो सारे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाय वन। तो सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया क्या है? ये ऐड हुआ था बाय द 16th अमेंडमेंट 1963 अंडर क्लॉज 2 में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इस ग्राउंड के ऊपर स्टेट लॉ बना सकती है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एज टू not permit anyone to challenge integrity or sovereignty of India or to preach seizure of any part of India from the Union। ठीक है। अब ये एक और है कि सेक्शन 124A IPC में डिफाइन किया गया है द ऑफेंस कॉल्ड सिडिशन। अब ये ऑफेंस है क्या? इसमें है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्ड स्पोकन, रिटन और बाय साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज बीइंग hatred or contempt or excite or attempt to excite disaffection towards government established by law in India shall be punished। तो यहाँ पे क्या है? कोई भी इंसान अगर बाय वर्ड्स, बाय रिप्रेजेंटेशन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, साइन, रिटन और बाय एनी मीन्स, या तो एक्साइट करता है या अटेम्प्ट टू एक्साइट करता है टू क्रिएट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, तो वो आ जाता है ऑफेंस, सॉरी, तो वो आ जाता है अंडर द ऑफेंस ऑफ 124A ऑफ द IPC। एक्सप्लेनेशन 3 में इन्होंने बोला है कि पर अगर हम, कोई भी इंसान अगर क्रिटिसाइज करता है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे ये जो उसका एक्ट है, तो वो डज नॉट अमाउंट्स टू बी एन ऑफेंस दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124A ऑफ द IPC, दैट इज कॉल्ड टू बी एज सेडिशन। अब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट क्या है? 19 क्लॉज 2 में कैन, अब स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है क्या? ये रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में एक केस आया था, उसमें डिफाइन किया गया कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट क्या है। इसको इंटरप्रेट किया इस केस में, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इन दिस केस, कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा दैट देयर आर डिफरेंट ग्राउंड्स ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट। अब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की ड्यूटी है हमारी स्टेट की, तो बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, बहुत सारे एक्ट होते हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। अब जो एवरी पब्लिक ऑर्डर नॉट अमाउंट टू थ्रेट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द, अब ये जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, कोई भी एक्ट जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, उसको थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा। द टर्म सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अमाउंट्स टू एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर, जैसे कि
रिबिलियन, वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, इंसोरेक्शन। तो ये जो ऑफेंसेस हैं यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट डैमेज या फिर थ्रेट हो रही है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को। लेकिन जो ऑर्डिनरी ऑफेंसेस हैं जैसे ऑर्डिनरी ब्रीचेस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी, एग्जांपल अनलॉफुल असेंबली, राइट और एफ्रे, जो आईपीसी में डिफाइंड है ये वाले ऑफेंसेस, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट वायलेट नहीं हो रहा, तो इन ऑफेंसेस से ये ग्राउंड्स नहीं हो सकते, ये ऑफेंसेस ग्राउंड्स नहीं हो सकते सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एज अ ग्राउंड टू बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो इन्होंने बोला तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इन्होंने कहा कि सो स्पीच विच इनकरेज और इंसाइट वायलेंट क्राइम सच एज मर्डर इज कंसिडर टू बी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। जो एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंसेस हैं वो अगर डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, तो वो आ जाते हैं कैटेगरी में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की, टू वायलेट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तो वो ग्राउंड्स हो जाते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ऑन आर फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। अब ये भी एक ग्राउंड है फ्रेंडली, टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। अब ये भी एक ग्राउंड है जिसके बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। ये ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, इसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में क्यों लगाया गया, ताकि कि हमारे फ्रेंड रिलेशंस फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रह सकें। तो ऑब्जेक्ट था टू प्रोहिबिट अनरिस्ट्रेन्ड मलिशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट फॉरेन फ्रेंडली स्टेट which may jeopardize the maintenance of good relation between India and that state. एग्जाम्पल फॉरेन रिलेशन, अब जैसे कुछ भी, अब जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है हमारे फॉरेन स्टेट के साथ, वो वायलेट ना हो, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन रह सकें, तो वहाँ पे हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है ऑन दिस ग्राउंड। अब ये कुछ एक्ट बने हुए हैं। फॉरेन रिलेशन एक्ट 1932 प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर लिबेल बाय इंडियन सिटीजन अगेंस्ट फॉरेन डिग्निटी। अगर इंडियन सिटीजन कुछ भी कहते हैं तो वो फॉरेन अगेंस्ट फॉरेन डिग्निटरीज के अगेंस्ट, तो इस एक्ट के अंडर वो ऑफेंस कंसिडर होएगा। फॉरेन रिस्ट्रिक्टिंग एक्ट 1874 expresses the executive empowers the executive to prohibit recruitment of any citizen of India to the army of foreign state. बट ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये सप्रेस नहीं होएगा फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द फॉरेन। अगर हम फॉरेन पॉलिसीज़ को फेयरली क्रिटिसाइज़ करें तो वो ग्राउंड नहीं होएगा सप्रेस करने के लिए हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये नोट कर लो कि जो कॉमनवेल्थ मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये फॉरेन स्टेट कंसिडर नहीं होते, इसलिए यहाँ पे हमारा 19 क्लॉज 1A है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो सप्रेस या फिर वो नहीं ख़त्म होता हमारा, वहाँ पे हम कुछ भी बोल सकते हैं इन स्टेट्स के अगेंस्ट। नॉट अप्लाई ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगेंस्ट Pakistan. So Article 19(1)(a) can be exercised without reasonable restriction against Commonwealth members and Pakistanis. अब नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक ऑर्डर। जो पब्लिक ऑर्डर का पॉइंट है वो हमने सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में सफिशेंटली एक्सप्लेन किया है, ये वहाँ से आप रीड कर लेना। नेक्स्ट ग्राउंड है डिसेंसी एंड मोरालिटी। अब ये जो वर्ड है ये वाइड इम्पोर्ट मतलब इसका काफ़ी ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट है। अब वर्ड जो ऑब्सैनिटी है अंडर इंग्लिश लॉ है ये आइडेंटिकल है वर्ड इनडिसेंसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब टेस्ट क्या है, ऑब्ससीनिटी का टेस्ट क्या है, टू डिप्रेव एंड करप्ट माइंड ऑफ दोज हुज माइंड्स आर ओपन टू सच इमोरल इन्फ्लुएंसेस एंड इनटू
whose hands publication of into whose hands publication of this sort is likely to fall. So any publication which produce lascivious thoughts and arouses lustful desire in the minds of substantial number of that public into whose hands the book is likely to fall held in ये हेल्ड हुआ था आर वर्सेस हिकलिन के कि जो ऑब्सिनिटी है जो इनडिसेंसी का मतलब है कि कोई भी ऐसा मटेरियल को जो जनरल माइंड को अफेक्ट करे और अराउज करे लस्टफुल थॉट उसके दिमाग में, तो वो इस डेफिनेशन के अंडर आ जाता है। लेकिन आविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2014 में केस आया था जिसने हिकलिन केस को इनकरेक्ट डिक्लेयर किया और उन्होंने अप्लाई किया कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट टू डिटर्मिन ऑब्सिनिटी। अब इन्होंने क्या क्या कहा कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट है क्या? सेक्स रिलेटेड मटेरियल विच अराउज लस्टफुल थॉट कैन बी हेल्ड टू बी ऑब्सीन बट ऑब्सिनिटी हैज़ टू बी जज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवरेज पर्सन। अब वही है कि किसी के भी हाथ में ऐसा मटेरियल आ जाए तो ये जो ऑब्सिनिटी का टेस्ट है ये एवरेज ऑब्सिनिटी हैज़ टू बी जज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एवरेज पर्सन, कि एक एवरेज पर्सन किसी मटेरियल को लेके अराउज उसकी सेक्सुअल थॉट्स अराउज होती हैं कि नहीं, वो टेस्ट होएगा। तो ये है कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको हम डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, एक एक्ट बना था 1971 में जो डिफाइन करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। इट इज़ पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट 6 months और फाइन विच मेक्स 10 to ₹2,000 और बोथ। अब जज में और एनी पर्सन एक्टिंग जुडिशली, अब ये जो जुडिशरी है, जज है, जो मजिस्ट्रेट है, ये खुद भी और एनी पर्सन एक्टिंग जुडिशली कैन also be liable to contempt of his court in the same manner as any other individual is liable under this act। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर कन्विक्ट होएगा ही होएगा या फिर सेट टू बी कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बट जुडिशरी और मजिस्ट्रेट भी इसके अंडर कवर होते हैं। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन डेफिनेशन इज़ बोरोड फ्रॉम, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बोरो की गई है इंग्लिश लॉ ऑफ कंटेम्प्ट एंड एम्बॉडीज विच आर फेमिलियर टू दैट लॉ विच बाय एंड लार्ज वॉज अप्लाइड। तो ये जो हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट है ये इंग्लिश लॉ से बोरो किया गया है तो इंडिया में अप्लाई किया गया है। और ये जो डेफोमेशन है ये है सेक्शन 499 आईपीसी में। इसको हम वहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि डेफोमेशन की कैटेगरी में आता क्या है। अब इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस ऐड हुआ क्लॉज 2 में बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। आर्टिकल 19(1)(a नॉट कन्फर ऑन पीपल टू इंसाइट पीपल टू कमिट ऑफेंस। अब जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो हमें ये राइट कन्फर नहीं करता हम किसी के बारे में कुछ भी बोलें और ऑफेंस क्रिएट करते जाएं। Word offense used is not defined in Constitution. It is defined in General Clauses Act. Incitement to be determined by the court with reference to the facts and circumstances. अब ये जो incitement word है कि कोई भी हमारा जो word है या expression है incite कर रहा है to commit offense or not, ये case to case decide होता है according to the facts and merits of each particular case on its own merits. अब सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है 19(1)(b) का, टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, कि हम असेंबल भी हो सकते हैं बट पीसेबली और विदाउट आर्म्स। तो यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है लगाई हुई है क्लॉज 3 में। यहाँ पे बोला है नथिंग इन सब क्लॉज बी ऑफ द सेट क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोजेज और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग in the interest of वही grounds and sovereignty, integrity of public order, reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said subclause।
अब इन ग्राउंड्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है हमारे टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। अगर हम असेंबल होना चाहते हैं तो इट शुड बी पीसेबली और विदाउट द यूज़ ऑफ आर्म्स। दिस राइट इज़ implied in very idea of democratic government. Right to assemble includes right to hold meeting and to take out processions. This right is also restrictive. Assembly must to non-violent and must not cause any breach of the public peace. तो चैप्टर जो हमारा 8th ऑफ आईपीसी है उसमें जो अनलॉफुल असेंबली डिफाइन कर रखी है सेक्शन 141 में, ये आप यहाँ से कर लेना। ये ऑफेंस है अनलॉफुल असेंबली का। अगर ये कमिट हो जाता है तो फिर ये वायलेट करता है 19 क्लॉज 1B को। और वहाँ पे इन ग्राउंड्स के ऊपर जो क्लॉज 3 या 19 क्लॉज 3 का इन रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर हमारे 1B के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। अब है थर्ड क्लॉज ऑफ 19(1) क्या कहता है? टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमें ये अधिकार है कि हम एसोसिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है? क्लॉज C गारंटीज टू ऑल इट्स सिटीजन राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं अंडर क्लॉज 4 ऑफ 19। स्टेट में बाय लॉ इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। अब यहाँ पे जो ग्राउंड्स दे रखे हैं वो है सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द said सब क्लॉज। तो राइट ऑफ एसोसिएशन प्रीसपोजेज ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू ज्वाइन, नॉट या तो राइट टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन एसोसिएशन और यूनियन। ये हमारा राइट टू ज्वाइन भी इसी में आता है और हमारा राइट नॉट टू ज्वाइन भी इसी में आ जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, सोवरेनिटी, ये ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर अंडर क्लॉज 4 में ऑफ आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। क्लॉज 1 में It saves existing law insofar as they are not inconsistent with the fundamental rights. अब जो existing law already prevail कर रहे हैं तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स से इनकन्सिस्टेंट नहीं है तो वो प्रिवेल करेंगे। अगर वो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ तो वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट को, तो वो अबॉलिश हो जाएंगे या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएंगे। ये है नेक्स्ट ग्राउंड आर्टिकल 19(1)D। ये क्या कह रहा है? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ। ये हमें अधिकार है कि हम किसी भी कोने में कहीं भी जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है अंडर क्लॉज 5, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। अब यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है? जैसे शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनका अपना लाइफस्टाइल होता है, वो नहीं चाहते कि लोग उनको डिस्टर्ब करें या उनके लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करें। उनका मेन ये भी है कि वो मेन स्ट्रीम में आना ही नहीं चाहते, उनका अपना ही कल्चर है, वो खुद ही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमारी मूवमेंट पे, नॉर्मल पीपल की मूवमेंट पे लगाई जाती है ऑन दिस ग्राउंड। एक तो ग्राउंड हो गया इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और ये हो गया ST शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। अब स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या 1965 का केस था। यहाँ पे हेल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मॉरल्स। तो प्रोस्टिट्यूशंस के ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप एक ही एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहोगे, आप मूव नहीं करोगे। तो ये पब्लिक हेल्थ के और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मॉरल्स के इंटरेस्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वैलिड डिक्लेयर हुई।
अब है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंसी। अब हमें कहीं भी रहने का पूरा अधिकार है, हम कहीं भी रह सकते हैं। ये ग्राउंड है क्लॉज ई में, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्लॉज 5 में। अब इसके ग्राउंड्स हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सेम ग्राउंड्स हैं। फ्रीडम ऑफ every citizen has the right to reside in any part of India and subject to reasonable restrictions ही है, सेम ही हो गए क्लॉज 5 वाले। जो डी और ई के हैं वो क्लॉज 5 लगेगा दोनों के ऊपर। और अब है जी, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब हमें फ्रीडम है कि हम कैसा भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं। ये क्लॉज जी में डिफाइंड है हमारा राइट। और यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगती है क्लॉज 6 में। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, राइट टू कैरी बिजनेस इंक्लूड्स राइट टू क्लोज। अब हमारा जो राइट टू बिजनेस है वो राइट टू क्लोज बिजनेस भी हमारा राइट है कि हम अगर अपनी मर्ज़ी से ट्रेड चला भी सकते हैं तो अपनी ही मर्ज़ी से बंद भी कर सकते हैं। एक केस है सोदन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी। इस केस में हुआ था जो स्ट्रीट हॉकर्स थे, जो पेमेंट पे हॉकिंग करते हैं, उनके राइट के ऊपर ये केस था। कोर्ट ने हेल्ड किया टू कैरी ट्रेड ऑन पेमेंट ऑफ रोड्स इफ़ properly regulated cannot be denied on the ground that the streets are meant exclusively for passing or repassing or of other use। अब यहाँ पे जो स्ट्रीट हॉकर्स थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर वो प्रॉपरली रेगुलेटेड हैं तो वो स्ट्रीट हॉकिंग या फिर पेमेंट पे अपने हॉकिंग कर सकते हैं, अगर वो वायलेट नहीं कर रहे। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया प्रॉपरली रेगुलेटेड। अगर प्रॉपर रेगुलेशन से वो चल रही हैं उनकी दुकानें या फिर जो भी है उनके जो वेंडिंग कर रहे हैं तो वो वैलिड होएगा। दैट द स्ट्रीट्स आर मेंट, इस ग्राउंड के ऊपर दैट द स्ट्रीट्स आर मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर पासिंग और रीपासिंग और ऑफ अदर यूज़, इस ग्राउंड के ऊपर उनको रोका नहीं जाएगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर नहीं आएगा। तो जो पेमेंट पे हॉकिंग हो रही है वो वैलिड डिक्लेयर हुई इस केस में। तो ये था आर्टिकल 19 पूरा। इसके बाद हम कल करेंगे, सॉरी अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द जुडिशरी पर्पस व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करेंगे। ओके।